अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। आज 10वां रोज़ा है, 10 रमज़ान मुबारक है, 10 दिन गुज़र चुके हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है रमज़ान करीम का ये रोज़ा। कुछ ही देर के बाद ये इफ्तारी हो जाएगी, मगरिब के फ़ौरन बाद 11 रमज़ान शुरू हो जाएगा। पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुँचा, तो हमने पहले अशरे में क्या समेटा? हमने अपने पहले अशरे में रहमतें समेटी, अल्लाह से बार बार रहमतों की दरख्वास्त की, फ़ज़ल की दरख्वास्त की, रहमत के दरवाज़े खोलने की दरख्वास्त की। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु कह के पुकारा, बार बार कहा कि हम तेरे से रहमत के उम्मीदवार हैं, रहमत की भीख मांगते हैं। हमने अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबी रहमती का, हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे अल्लाह, हमने ये कह कर पुकारा। हमने हर इफ्तारी से वक्त, इफ्तारी से चंद सेकंड पहले गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी। हमने हर रात में जब जब तरावी पढ़ी गई, सुबह तहज्जुद के वक्त गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने दिल की मुरादों के लिए गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी। हमने अहाता किया कि हम झूठ से कैसे बचें, सच कैसे बोलें। हमने अहाता किया कि दुआ क्या है, बद्दुआ क्या है। हमने अहाता किया कि ज़ुबान को जो है इसको बुराई से कैसे रोकें, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको लगाम कैसे डालें। हमने इसी तरह छोटी छोटी और चीज़ों का अहाता किया, रोज़ाना की बुनियाद पर बातें की। लेकिन आज जिस मामले की तरफ मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ वो यकीनन अभी भी आप उसमें घिरे होंगे। ये अभी जब मेरी बात सुन रहे हैं आप, तब भी घिरे हुए हैं आप इसमें। वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हो चुकी हैं, बहुत सारे मामलात हो चुके हैं। शाबान की जब 30 तारीख़ थी तो तब तक शायद कुछ और मामलात थे, लेकिन जैसे मगरिब के बाद हमें ये मालूम हुआ और ये खुशखबरी और नवीद सुनाई गई कि रमज़ान मुबारक जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ चाहता है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा उसका आगाज़ हो चुका है। तो उसके बाद से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया है और ये सब परेशान है कि ऐसा क्या होता है कि एक दिन पहले हमारे यहाँ ज़हनी कैफियत कुछ और होती है, शायद हम नमाज भी छोड़ देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और अगले ही दिन हम 5 वक्त की बाजमात नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान करीम भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मुकाबला जात होते हैं कि हम कौन पहले कुरान पाक ख़त्म करेगा, तिलावतें होती हैं। कुछ लोग तो हदीस उनकी तफसीर पढ़ते हैं और बहुत दलील के साथ पढ़ते हैं, और शायद अपने पूरे साल की जो कन्फ्यूजन्स है वो कुरान और हदीस से कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? रमज़ान मुबारक में एक दिन पहले 30 शाबान को सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद कुछ और था, लेकिन अब जबकि हम रोज़े की हालत में हैं, तो रोज़े की हालत में आप जब किसी भी सोशल मीडिया के ब्राउज़र को ब्राउज़ करते हैं और आगे को आगे जाते जाते हैं, वो टिकटॉक की सूरत में हो, वो फेसबुक की सूरत में हो, वो ट्विटर की सूरत में हो, वो किसी भी सोशल मीडिया या यूट्यूब की सूरत में हो, तो आपको नहीं मालूम कि आपके आगे क्या आने वाला है। जिसका आपकी आंखों का रोज़ा है, आपको नहीं मालूम आपके कान क्या सुनने वाले हैं, इस कान का रोज़ा है। तो फिर हमने करना क्या था? तो सोशल मीडिया का इंतखाब दुरुस्त है या नहीं? लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बयानात हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद या उसको पढ़ने के बाद ऐसी कोटेशंस होती हैं कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये एक सवाल है जिसकी हमने बात करनी है कि सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाए रमज़ान करीम में। अच्छा, फिर रोज़े की हालत में फिल्में या ड्रामे देखकर वक्त गुजारना क्या ठीक है? ठीक है, हम ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, साथ हम तस्बीह कर लें, अल्लाह को याद कर लें, साथ साथ मूवी चल रही है, देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा क्या करें? ऐसे कौन कौन से काम करें, कौन कौन से रास्ते अपनाएं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेट सके? जितना इसका सवाब है, जाहिर है 70 गुना ज़्यादा, इससे भी कई गुना ज़्यादा इसका सवाब है। रमज़ान करीम में कहा जाता है कि अगर 1-2 नवाफिल पढ़ें तो उसको इतने गुना ज़्यादा नवाफिल है, इसमें खैरात अगर करें तो इतने ज़्यादा खैरात का सवाब है। तो यानी कि इसमें गुना ज़्यादा है और वो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन वादा ज़रूर है कि हाँ कई गुना दूंगा। कितने गुना वो अल्लाह की मर्ज़ी, वो किस तरह कितने गुना देता है। तो फिर कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटें? अच्छा, सोशल मीडिया एक एडिक्शन भी है, तो इस एडिक्शन का मतलब होता है बीमारी,
और इसको दूर करने के लिए ये साइकोलॉजिकल एक टर्म है, और इसको दूर करने के लिए आपको उसी तरह तगोदो करनी पड़ती है। तो अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो तो बीमारी हो गई, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो वो सोशल मीडिया भी कुछ इसी तरह की एक एडिक्शन बन चुकी है, तो कैसे ख़त्म किया जाए? अच्छा, एक और सवाल है, वो ये है कि सिगरेट भी कुछ उसी तरह की एडिक्शन है और उससे रोज़ा टूट जाता है जो सिगरेट पीने वाले हैं। लेकिन मगरिब तक जब तक रोज़ा अफ्तारी नहीं हो रही है कोई फील भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता है सिगरेट पीने वालों को कि भाई सिगरेट पीना है या बहुत मचलन हो रही है, जिस्म टूट रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही अफ्तारी होती है उसके ठीक 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद शायद बहुत सारे लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं और फौरी तौर पर वो सिगरेट की तरफ रुजू करते हैं और सिगरेट पीना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। एडिक्शन। इसी तरह सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन बन चुकी है। ये जो लगातार तस्बीहात है, आप जहन के अंदर कर लें, हाथों पे कर लें, खजूर की जो गिठलियाँ हैं उस पे कर लें, आप तस्बीह के जो दाने हैं उनके ऊपर कर लें, मुख्तलिफ तस्बीहात हैं, चाहे वो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अल्लाहु अकबर की तस्बीह है, सुभान अल्लाह की तस्बीह है, इस तरह और बहुत सारी दुआएं हैं उसकी तस्बीह है। क्या तस्बीहात और कुरान करीम की जो तिलावत है, क्या ये सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे इस नफ्सियाती उलझन जिसको हम एडिक्शन कह रहे हैं, या नफ्सियाती कश्मकश, इसको दूर करने का? क्या हमारे पास ये अच्छा रास्ता है किसी एडिक्शन को दूर करने के लिए? तो ये जनाब हमने इस पर बात करनी है, और आज मेरे साथ मेहमानान गिरामी जो होंगे उनका मैं तारुफ कराऊंगा। लेकिन अभी मेरे साथ सुलेमान मिन्हास हैं जो कि सना खान मुस्तफ़ा हैं। सबसे पहले आज सना खान मुस्तफ़ा सलमान मिन्हास से आज नात रसूल करीम सुनते हैं, नात रसूल मकबूल सुनते हैं, खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, और वाह क्या जूदो करम शाह बतहा तेरा, ये सुनते हैं सलमान मिन्हास साहब से। क्या जो तो करम है शहे बतहा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब
तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जो दो मिनाज भाई, बड़ा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा। मैं चाहूँगा कि एक दो शेर और आपसे इस नात के सुने जाएं। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। उनसे बात करते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसा चल रहा है रमज़ान? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा दिन गुजरता है सर? पूरा रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा? 10 रमज़ान हो गए, 10 रोज़े गुजर गए, क्या करते हैं सारा दिन? कुछ हमें भी तो कुछ रूटीन बताएं। आई थिंक ये जो सवाल है ना कि ये 10 रमज़ान गुजर गए, टेक्निकली हमारा तो लॉकडाउन तो वैसे ही पहले शुरू हुआ था। रमज़ान ने मैं समझता हूँ आके लोगों में थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनको एक लेसन दिया है कि चलो रमज़ान को ही आप, रमज़ानुल मुबारक को ही आप थोड़ी इज्जत दे दो और अपने घरों में रहो। वरना तो आपने देखा था कि जब ये कोविड-19 आया है तो कितनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह की तरफ से ये एक मैं समझता हूँ बहुत एक मुनासिब वक्त पे एक रिलीफ मिला है। ये तो हो गया सर। अब मैं ऐसी जनरली आपसे बात की, मैं 3-4 सिनेरियोज हैं जो पाकिस्तान के साथ गुजर रहे हैं। एक तरफ हमें PMLN का फ्यूचर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश बनी हुई है, क्वेश्चंस बने हुए हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ के बगैर PMLN है नहीं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं या मरियम नवाज़ लीड कर रही हैं, या मुस्तकबिल में कौन दोनों में से लीड करेगा? फिर चौधरी बरादरान का ये जो हमज़ा शहबाज साहब के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये उनकी जो हमदर्दी है ये किस रंग में है? एक सिनेरियो सर ये बन रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत को ठीक ठाक धचका लगा हुआ है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें PPE किट नहीं मिल रही है। एक्सपो सेंटर के अंदर ये बना हुआ था, यहाँ के बहुत सारे मामला था। नहीं, कोरोना वायरस जो है वो लगातार उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, गो कि उस तरह नहीं है, और हम किसी तरह का कोई लॉकडाउन उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने कब तक रखना है। मतलब होल सेलर्स का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, वो बेचारे सड़कों पर आ चुके हैं। इन सब चीज़ों को मिलाएं और साथ में ज़रा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलाएं जो चेंजेस हुई हैं यकदम। फिरदौस आशिक अवान साहिबा फैक्टर और उसके बाद कुछ और अफराद भी आए, ये सब मिला के क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पहले तो आपने जिक्र किया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ आई थिंक ये तो अभी इस वक्त नहीं आएंगे। एक तो लॉकडाउन है और एक सिचुएशन आप कह लो कि मेडिकली ख़राब है, और जो कि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत कैसी है, तो वो तो अभी नहीं आते रिगार्डलेस। एक दूसरा, शहबाज शरीफ विदाउट नवाज शरीफ इज अ नोबडी, सिंपल एज दैट। ठीक। अब द क्वेश्चन हियर इज कि आज आपने अगर शहबाज शरीफ को आप लेट्स से फूंक देने की कोशिश की कि वो कैंप चेंज कर जाएं, या और ये पहले भी दी जाने की कोशिश की गई है, बिकॉज आई वाज प्रिवी टू इट, फिर वो नहीं हुआ। अब बात आती है कि शहबाज, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन बात यह है कि कल उनको कुछ हो जाता है तो फिर पार्टी का क्या होता है? फिर पार्टी आपने तो ये देखना है ना। आपने देखना है कि आपने एक डिनेस्टिकल तरीके से चलना है या डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है। और डेमोक्रेटिक तरीके की जब बात होती है तो जफर अली शाह और चौधरी निसार आप देख लो, वो उनका क्या रिएक्शन हुआ कि जब मरियम को उन्होंने अपॉइंट किया। सो बेसिकली राइट नाउ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन है, ये इस वक्त एक पास स्ट्रगल के अंदर मैं समझता हूँ कि एक फंसी हुई है। हालांकि ऑन द फेस
आपके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल जो है वो बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ है। रेस्ट ऑफ द, ये आप कह लो द फाइटर्स अराउंड द टेबल्स, ये बहुत फिर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये फाइटर्स काम करेंगे या नाइट्स काम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे PMLN ये लाइक माइंडेड के इनका लाइक माइंडेड कोई नहीं है। इनका लाइक माइंडेड आप कह लो कि ANP थोड़ी बहुत होती है, फिर आपने इनका रिजल्ट देख लिया। PPP PMLN दे आर नॉट लाइक माइंडेड। सो इनके जो अगर तो कुछ मैं कहता हूं कि कुछ खराबी आती है या डिजर्शन आती है तो वो PPP में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया PPP के भी जो पुराने एक दो स्टॉलवर्ड्स में, मुस्तफा खर साहब का नाम लेता हूं, वो गए थे नून मुस्लिम लीग में, नहीं चल सके। अब बात यह है कि ये आपको बड़ा टाइम लगेगा। इस वक्त मैं समझता हूं कि ये एक स्टेलमेट है और ये आप कह लो कि एक स्टॉर्म, ये है लल बिफोर द स्टॉर्म। ये अभी कोरोना हटेगा, फिर एक बहुत आपके सामने एक मैं समझता हूं बड़ी खौफनाक किस्म की एक पिक्चर नजर आएगी। ये तो हो गया शरीफ साहब का। अब बात आती है, आपने दूसरा किसका रेफरेंस दिया था? ये जो कैबिनेट में शफलिंग हुई है, चेंजेस हुई है कैबिनेट। अब जो कैबिनेट, हाँ जी, जो कैबिनेट की शफलिंग हुई है, आई डोंट थिंक दिस वाज द राइट टाइम टू डू इट। और आपने वो परफॉर्मेंस देख ली फिरदौस आशिक अवान की, कि वो इसी तरह टीयर्स में थी पिछली गवर्नमेंट में भी, कराची में, अगर आपको याद हो कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, और यही आज इस्लामाबाद की कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ। यू नो, शी फील्स शी हैज बीन शॉर्ट चेंज। देखें, फिरदौस आशिक अवान रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ये एक पॉलिटिको है, ये पॉलिटिकल वर्कर है, कारकुन है, और इनको जो दिया था एक रोल, आई डोंट नो वेयर इट वेंट रॉन्ग, आई कांट अंडरस्टैंड। लेकिन फिरदौस ने भी, देखो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मेरे तो घर पे आके रहती रही हैं और रहती हैं, तो मैं एक चीज कहूंगा यार, जब आपको लोग कॉल्स करते हैं, कोई भी करे, आप तो जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने को 10,000 कॉलें की है यार, 10,000 कॉलें की है। आ जाओ फिरदौस, आ जाओ यार, आई एम योर सपोर्टर, बट शी नेवर रिटर्न माय कॉल्स। मुझे दुख हुआ इस चीज का, और मैं पब्लिकली आज पहली दफा कह रहा था आपके प्रोग्राम के अंदर, गुलाम मुर्तजा, आई वाज वेरी हर्ट। और भाई, या आप किसी को बुलाते हो, मैं बुलाता हूं, जवाब दे दो यार, हम नहीं आ सकते, बिजी है। अच्छा, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं सर, अवेलेबल थे ये लास्ट टाइम, और ये पूरा पीटीआई में खास तौर पर हुआ, ये पूरे पीटीआई में हुआ ये। यस, ये तो बड़े गिले। और आज देखो, आज पीटीआई का, नहीं सही कह रहे हो आप, आज ये पीटीआई का कोई बंदा सामने नहीं आता, सामने नहीं आता सर। ये इसी तरह मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सॉलिटरी में देखा, नवाज शरीफ को सॉलिटरी में देखा, और अब मैं इनको देख रहा हूँ इमरान खान को, ये भी सॉलिटरी में। और यार, जब गवर्नमेंट इन ट्रबल होती है, आप फ्रंट फुट पे आते हो, आप डिफेंड करते हो। यहाँ कोई डिफेंस है ही नहीं। यहाँ डिफेंस, मैं समझता हूँ जो होना चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता है, या फॉरेन मिनिस्ट्री से आता है। और भाई, इनका तो काम ही नहीं है। द क्वेश्चन इज, जिसकी एक डेलीगेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, उन लोगों ने करना है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ एक तो गैर मुनासिब वक्त था, क्योंकि अगर आपने ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड अगर किसी से भी अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि पूरी दुनिया में दी जा रही है, गुलाम मुर्तजा, वो आपके एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, वो आपके मेडिकल अथॉरिटीज दे रही हैं। बाकी किसको क्या पता मेडिकल अथॉरिटी क्या है? वो इधर से कोई कोरोना का बात करता है, इधर से कोई मोकल का बात करता है, इधर को चिड़ी बैठा देता है, कोई तोता बैठा देता है। इनको क्या पता है मेडिकल्स का? सो द क्वेश्चन इज, इनको चाहिए कि भाई आप एक्सपर्ट्स को बैठाओ। वो इनके जो ये डॉक्टर जफर है, अब आपने अपॉइंट किया, ही शुड हैव बीन ऑन द टेलीविजन ऑल द टाइम, एंड ही शुड बी टेलिंग पीपल कि भाई दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा सर, मुझे एक और चीज समझाएं, मुझे एक और चीज समझाएं। आप बरतानिया में रह रहे हैं, आप वहाँ जूइश कंपनीज को देख लें, चाहे वो टेस्को है, चाहे वो सेंसबरी है, या एजदा है, ये जो ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं, हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में वहाँ पर, या हम वॉलमार्ट में अमेरिका के अंदर देख लेते हैं, या जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वहाँ पर रमज़ान मुबारक में बाकायदा तौर पर सस्ती चीज़ें लगा दी जाती हैं, बाकायदा डिस्काउंट्स दिए जाते हैं रमज़ान मुबारक में। ऐसे क्या रवैये हैं सर पाकिस्तान में कि हम चाहते हुए भी, हम 1000 बार चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को
रिलीफ दे दे, लेकिन वो हम शायद एक बंडल की सूरत में दे सकते हैं। वो हमारा दिल करता है कि हम किसी तरह से कोई एक वो राशन का पैक बना के रिलीफ दे दें, लेकिन जहां हम बिजनेस कर रहे हैं वहां किसी को रिलीफ ना दें। ये क्या रवैया और कैसे बदलेगा? क्योंकि इसी रमजान में ही तो हमने लोगों को सुकून और तसल्ली देनी थी। वो लोग समझ गए हैं जो अंग्रेज हैं, हम नहीं समझ रहे। देखिए, तसल्ली तो हम नहीं दे सकते, मैं समझता हूँ टॉर्चर जरूर दे सकते हैं जो दे रहे हैं। आपने बाहर की बात की, साउथ हॉल में इंग्लैंड में चले जाए, लंदन के बाहर है, आप वहां चले जाए, आपको इवन जो सिख है बिजनेसमैन वो भी आपको रिडक्शन पे देते हैं चीजें। आपको हिंदू जो है वो भी रिडक्शन पे चीजें देते हैं। ये तो एक आपके पास एक बदकिस्मती से एक ये बड़ा गलत किस्म का एक ये दहशतगर्द आ गया हिंदुस्तान में, जो वजीर आजम कहते हैं अपने आप को। उसने तो अच्छे लोगों को खराब एक इंप्रेशन देने का शुरू कर दिया काम। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी खराब है, वहां भी खराब है। द क्वेश्चन इज कि आप हर एक को नहीं एक बर्तन के अंदर तोलते। द क्वेश्चन इज कि जब आप देखते हो कि ये कम्युनिटीज इतने हार्मोनियस तरीके से बाहर रहती हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब प्राइस की और रमजान की बात आती है, हमें ये क्या 30 दिन ही देना चाहिए? ये क्या 11 महीने जो है वहां नहीं हम दे सकते प्राइस कंट्रोल, प्राइस चेक? ये क्या वजह है? मुझे बताएं ना आप। इसकी कुछ इनके पास जवाब ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं। क्यों? ये देते हैं रिलीफ सिर्फ एक चीज के लिए, वोट के लिए। याद रखें, अगर इनमें कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर इनमें खुदा का खौफ हो, ये गरीब को 12 महीने इस तरह की रिलीफ दे, 1 महीने से रिलीफ के साथ बात नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ ये टोपी ड्रामा है, और इस टोपी ड्रामे में ओ जी देखो जी गवर्नमेंट लेके आ गया, गवर्नमेंट ये कर गया, गवर्नमेंट वो कर गया। नो, गवर्नमेंट को ये पूरा साल करना है, 1 महीने में कुछ नहीं करना, ये पूरा साल करना। सही है मीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये हम नहीं करते। आई गॉट यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जब भी आपसे बात होती है हमेशा कुछ नया मिलता है सर, कुछ सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन जारी है, और सोशल मीडिया और रमज़ान मुबारक इनका ताल्लुक और इससे जुड़े हुए सवालात हम कर रहे हैं बात। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ औक़ात में काम करते हुए देखा, लोगों की खिदमत करते हुए देखा, वो किसी भी सूरत में हो, वो एम्बुलेंसेस की सूरत में हो, खाना खिलाने की सूरत में हो, इलाज की सूरत में हो, हॉस्पिटल्स की सूरत में हो, किसी के घर खाना राशन पहुंचाने की सूरत में हो। लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंसान को जब से वो पैदा हुआ तब से सर्व करना शुरू कर दिया, और वो जो तबका जिसको वो सर्व कर रहे हैं वो इस मुआशरे का बिल्कुल अलग थलग तबका है। कौन सा तबका? जो मेंटली रिटार्डेड है, जहनी माजूर, बचपन से पैदा ही जहनी माजूर होते हैं। वो बच्चे बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, वो सुन नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनका वो जो ग्रोथ आम बच्चों जैसी होती नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं इनके साथ बहुत रहा हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी इनके साथ गुजारी है, बहुत टाइम मेरा इनके साथ गुजरा है, इन लोगों के साथ अक्सर जाया करता था इनके साथ। इन बच्चों को ट्रेन करना, इनके साथ रहना, आपको बिल्कुल उनके जैसा होकर रहना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना जेस्चर बनाना पड़ता है। वो कभी उठा के चीज़ें फेंकते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी वो चीज़ें उलट पुलट कर देते हैं, बिल्कुल आपके मिजाज से बिल्कुल खिलाफ कर देते हैं। लेकिन सलाम है इन लोगों को जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको कुछ इस हद तक कर देते हैं कि वो मुआशरे के अंदर इज़्ज़त के साथ कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सके। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बहुत बेहतर गुजार चुके हैं या बहुत बेहतर हो जाते हैं और अच्छे खासे बेहतर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, ज़ाहिर है उस तरह आप और मैं जैसे हैं वैसे परफेक्शन के साथ तो नहीं गुजार पाते, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही एक इदारा है जिसे हम पाकिस्तान का सबसे पहला इदारा कहते हैं फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, और ये इसका नाम साइनोसा है, यानी एब्रीवेशन है SCINOSA। इनकी बोर्ड मेंबर है राहत मुस्लिम साहिबा, वो मेरे साथ कराची में जुड़ रही हैं। उनके विजुअल्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह का इदारा है और यहाँ किस तरह से ट्रेन किया जाता है। बड़ा ही नेक काम है,
बड़ा ही नेक काम है। और ये टोटल ये है, इसमें इमदाद की बेस पर चलने वाला ये इदारा है और चैरिटी बेस ये इदारा है सारा, और इसमें वही बच्चे पढ़ते हैं जो मुआशरे से बिल्कुल अलग थलग हो गए, जिसमें उनका खुद का कोई कसूर नहीं है, उनके माँ बाप तक का कोई कसूर नहीं है। ये बस अल्लाह की देन है। अल्लाह ने इन फूलों को ऐसे बनाया, तो ये जो चुने हुए फूल हैं इनका मिल के गुलदस्ता बनाते हैं। राहत मुस्लिम साहिबा, बोर्ड मेंबर साइनोसा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने सोचा ज़रा आज उनसे भी बात की जाए। राहत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you for having me over. I'm good. ये फरमाइएगा कि ये साइनोसा, ये एब्रीवेशन किस चीज़ का है? एंड आई एम सरप्राइज, मैं तो काफ़ी अरसे से स्पेशल एजुकेशन के साथ बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनके पास अक्सर शोज़ में जाता रहता हूँ, उनके साथ वो मुझे बुलाते रहते हैं, मैं उनके साथ अक्सर वक्त भी गुजारता हूँ और फील करता हूँ कि यार अल्लाह पाक ने हमें कितना बेहतर बनाया है उनसे। वो एक जो फीलिंग लेने के लिए, जैसे बंदा निढाल हो जाए, तकलीफ़ में आ जाए, तो किसी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में चले जाए तो आपको शायद अपने दुख कम लगना शुरू हो जाते हैं। ये 1960 में बना है और पहला इदारा है ये और इसकी एब्रीवेशन किस चीज़ की है ये? मैं शुरू से बताती हूँ। ये साइनोसा एब्रीविएशन है, एस फॉर सोसाइटी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। स्पेशल अटेंशन, ओके जी ये पहले। लेकिन एक चीज की मैं सिर्फ आपकी बात की अगर आप माइंड ना करें, मैं करेक्शन करूंगी कि हम इन बच्चों को मेंटली ना रिटार्डेड कहते हैं और ना हम इनको ज़हनी माजूर कहते हैं। अच्छा। क्योंकि हार्श वर्ड हो जाता है किसी को ये इस तरह से एड्रेस करना। So we like to call them special children because they are special and they are very special, close to our hearts and everybody's heart. और ये इन बच्चों को हम मेंटली चैलेंज कहते हैं क्योंकि ये इतने चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं और हमको भी इतने चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा सॉफ्टर वर्ड होता है इन लोगों को यूज करने का। ठीक, आई एग्री। जी ये पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है क्योंकि उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो मुस्लिम साहब जिन्होंने इसको शुरू किया, ऐसी कहानी कुछ इस तरह से है कि जो उनके जो पहला बच्चा पैदा हुआ ही वाज विद डाउन सिंड्रोम। तो उन्होंने मालूमात की, इधर उधर पता किया तो पता चला इस किस्म का कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें ऐसे बच्चों की को केटर किया जाए। तो उन्होंने काफी लोगों को जमा किया, अखबार में लिखा, सारा कुछ किया, बट नोबडी न्यू हाउ टू गो ऑन विद दिस इंस्टीट्यूट, इवन दे हैड चिल्ड्रन इन देयर ओन हाउसेस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर इन्होंने यूरोप में जाके 1-2 स्कूलों में अटेंड किया और वहां पे टाइम गुजारा और फिर आके इसको 2 कमरों के मकान से शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 146 बच्चे हैं माशाल्लाह। और एक लफ्ज मैं जरूर कहती हूँ और वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि फॉर्चुनेटली हम लोग इन एन अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में हमारा स्कूल है, नॉर्थ नाजमाबाद में। जी। तो हमारे पास और यहाँ पे अब माशाल्लाह पाकिस्तान में, कराची में, ऑल ओवर बहुत अच्छे स्कूल और बहुत सारे हैं जो ऐसे बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड सो वी आर टू। तो जितना हो, क्योंकि अवेयरनेस और लोगों की ज़रूरत जितनी होती है, मतलब ज़रूरत तो होती रहती है, जैसे और स्कूल मशरूम करते हैं ऐसे भी और बहुत सारे स्कूल होने चाहिए। हमारे स्कूल की खुसूसियत जो मैं कहती हूँ वन ऑफ इट है कि हम ऐसी एरिया में है कि जहाँ पे मोस्ट अंडर प्रिविलेज बच्चे आते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत अफोर्ड भी कर सकते हैं तो दे कम विद एन एटीट्यूड कि जी वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन दिस चाइल्ड, मतलब हम इसी को हम पढ़ाएं या हम अपने दूसरे बच्चों के ऊपर खर्चा करें। तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन हम उसको माइंड नहीं करते हैं। उनकी काउंसलिंग भी करते हैं पेरेंट्स की और उनसे कहते हैं कि उनकी जितनी इस्तेताअत होती है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं वो दे दें। चाहे वो हमें 500 रुपए दें, चाहे वो हमें 1000 रुपए दें, चाहे वो हमें 100 रुपए दें और चाहे वो हमें कुछ ना दें। राहत साहब, पहले तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैंने वो वर्ड यूज़ किया, मैं बहुत अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैं अक्सर औक़ात मेरे जहन से, ज़ुबान से, हम रूटीन मेरे ज़ुबान से निकल आता है। मैं इन सब बच्चों से माज़रत चाहता हूँ, मैं इनके साथ बहुत एसोसिएटेड हूँ, मैं ये वाकई स्पेशल हैं। दूसरा ये फरमाइएगा कि अभी मुश्किलात क्या दरपेश होती हैं आप लोगों को इन सारे मामलात को हैंडल करने के लिए? इक्विपमेंट्स की बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है, गैजेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ खुद फाइनेंशियल इशूज़ आ जाते हैं। इशूज़ क्या फेस करते हैं आप लोग? इश्यूज तो देखिए, सबसे मेजर थिंग ये होता है कि व्हेन यू फॉर्म एन इंस्टीट्यूट लाइक दिस और आप उसको स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाते हैं, जो कि मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हमारा स्कूल है, क्योंकि अंडर वन रूफ हमारे बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, इनकी
ट्रेनिंग, हर स्पीच थेरेपी होती है, इनकी डिफरेंट वोकेशनल क्लासेस होती हैं, कपड़ा बनाते हैं, वीविंग करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, वगैरह वगैरह। मैं इतना आपको मतलब टाइम जो है ना वो इसी में बता दूंगी। तो जाहिर है इन सब चीज़ों को इक्विप करने के लिए मेजर हमारे पास, और जबकि हमें पैसा नहीं मिलता, सो ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट बनाना नहीं है, हमें हमारा बहुत साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट हिसाब है कि ये हमारा खर्चा है, ये हमारी नीड्स है, हमारा खर्चा पूरा हो जाए साल भर का, फिर हम अगले साल का सोचेंगे कि चलाना है। तो जाहिर है ये बच्चे तो कुछ नहीं देते। हमारे एक बच्चे पे कॉस्ट हमारी महीने की 12,500 आती है, यानी कि सालाना एक बच्चे पे खर्चा 1,50,000 आता है। और जाहिर है जो कोई 500 यानी अगर कोई शख्स महीने का 12,500 रुपया आपको दे, तो वो एक समझ ले एक बच्चे को उसने अडॉप्ट कर लिया हुआ है और वो उस बच्चे को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया राहत मुस्लिम साहिबा, थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे देखने वाले हैं वो प्लीज़, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है साइनोसा, इनको प्लीज़ मैक्सिमम जितनी हो सकता है डोनेट कीजिए, इनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वाकई स्पेशल बच्चे, आप इनके पास बैठे, इनको खुद अपना होश नहीं होता है, लेकिन ये बहुत प्यारे मासूम बच्चे होते हैं। ये मेंटली चैलेंज्ड है, रिटार्डेड नहीं है। तो अभी वक्त हुआ चाहता है एक नाते रसूल मकबूल सुनने का। सुलेमान मिन्हाज साहब चूँकि खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद ही हैं, तो उनसे मज़ीद सुन लेते हैं। कोई ऐसा कलाम जो दिल को छू जाए। मिन्हाज साहब क्या सुनाएंगे? अभी हमारा वक्त हुआ चाहता है, तो कोई नाते रसूल मकबूल सुनाइए। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, रुकते हैं यही आके कदम अहले नजर के, रुकते हैं यही आके कदम अहले नजर के, रुकते हैं यही आके कदम अहले नजर के, इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है, इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है, हर एक को मुयस्सर
उस दर की गुलामी हर एक को मुयस्सर हो, उस दर की गुलामी जिस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, जिस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। दिल गिरिया को ना और नजर सूए मदीना, दिल गिरिया को ना दिन गिरिया कुना और नजर सूए मदीना, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है। खूबसूरत सुलेमान साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अभी आपने हेडलाइंस मुलाहिज़ा की है। हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत होते हैं और आज भी हमने कुछ हदिया नात समात फरमाई। बड़े खूबसूरत अल्फाज थे, बहुत खूबसूरत अशार थे, वो समात फरमाए। फिर उसके बाद हमने सिनोसा जो NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल जो बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी बात की। साथ ही हमने आज टॉपिक ये भी छेड़ा कि ऐसा हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हम कमा सकें इस महीने के अंदर, और लगातार जो तस्बीहात होती हैं और कुरान पाक की जो तिलावत है, ये कितना बेहतरीन तरीका है। तो आपका हमारे साथ मुझे प्रोड्यूसर बता रहे थे कौन साहब है साथ में? मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, हाफिज़ मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज हम सर बात ये कर रहे थे कि ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटा जा सके, हर लम्हे में सवाब समेटा जा सके, क्योंकि अब तो हम कहीं सोशल मीडिया में घुस गए हैं। मोबाइल के ऊपर हम कभी फेसबुक के ऊपर और मोबाइल के ऊपर हम ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मूवीज़ देखते देखते हम सारा दिन गुजार देते हैं। हम क्या करें? क्या लगातार तस्बीहात किए जाना या कुरान करीम की तिलावत किए जाना और नमाज़ पढ़े जाना और मैक्सिमम तस्बीहात किए जाना, यही बेहतरीन तरीका है? किस तरह से सवाब समेटे सर ज़्यादा से ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो आज चूँकि यौमे वफ़ात है सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये वो हमारी माँ है जिसका इस्लाम क़यामत की सुबह तक मक़रूज़ है। वो सदीक़तुल कुबरा थी और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर थे। तो ये दोनों
एक सद्दीका और एक सिद्दीक, दोनों का इस्लाम हमेशा मकरूज रहेगा। वाह और जो आपने बात कही उसको भी मैं अर्ज कर दूं कि ये महीना जो है ये कुरान का महीना है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सही। इसमें सबसे बड़ी इबादत रोजे के साथ कुरान को पढ़ना है। ठीक। कयामत के दिन जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बेटी बाप को नहीं पहचानेगी, कोई दोस्त नहीं होगा, और वहां पर उस दिन हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, तो एक तरफ से रोजा आएगा और एक तरफ से कुरान आएगा। रोजा आगे कहेगा या अल्लाह इसने मुझे रखा। रोजा क्या, वो रोजा जो वाकई ही रोजा हो। सही। आज हम रोजा रखते हैं लेकिन झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, बुग़्ज़ भी करते हैं, हसद भी रखते हैं। ये रोजा नहीं, वो रोजा जो ईमान वाला रोजा है, जो कुरान वाला रोजा है। जी। और मैं आपसे अर्ज करूं कि वो कैसे बनेगा, वो ये है कि आप तिलावत कुरान करीम, सबसे बड़ा रमजान में जो आपके पास जिक्र है वो कुरान है। कुरान है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने रोजे इसलिए तुम्हें दिए कि तुम तकवे वाले बन जाओ। और कुरान का क्या कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। रोजा रख लो, कुरान तुम्हें हिदायत के रास्ते पे लगा के वहां ले जाएगा जिसका तुम्हें तसव्वुर ही नहीं था। वाह वाह। क्या है कि वहां कहाँ पहुंचोगे कि अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी व अना उजज़ी बी, कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, मैं ही इसकी जजा हूँ। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। तो कयामत के दिन जब कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, उस दिन एक तरफ से रोजा आएगा कि या अल्लाह मैं रोजा हूँ, इसने मुझे रखा, इसको बख्श दे। और दूसरी तरफ से कुरान करीम आएगा कि या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, इसने मुझे मेरी तिलावत की, रात को क़यामुल लैल किया, ये मुझे पढ़ता रहा, या अल्लाह तू इसको बख्श दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल करके इस शख्स को जन्नत में भेज देगा। तो गुजारिश ये है कि कुरान करीम पढ़ना हमारे यहाँ, ये हमारे अहबाब गुलाम मुर्तजा भाई कहते हैं आबिद साहब उम्र बड़ी हो गई, अब कहाँ कुरान पढ़ूं, अब तो बुढ़ापा आ गया। तो मैं कहा करता हूँ मोबाइल सीखने के लिए मैं अपने बच्चे से पूछ सकता हूँ, एसी चलाने का बटन सीखने के लिए पूछ सकता हूँ, टीवी के रिमोट के लिए पूछ सकता हूँ। ये रोजमर्रा की चीजें हैं ना। तो कुरान तो मेरे यहाँ के भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मैं कुरान क्यों नहीं सीखता? तो सबसे बड़ा अमल रमजान में ये है, ये नवाफिल से भी बड़ा अमल है और ये जिक्र अज़कार से भी बड़ा अमल है कि हम कुरान करीम को पढ़ें। और अहादीस में हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम का दौर करते थे, और सहाबा के साथ भी, जिब्राईल अमीन के साथ भी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो एक कुरान करीम रोज मुकम्मल करते थे। अल्लाहु अकबर। अबू हनीफा औलिया अल्लाह के बारे में आता है कि 3 कुरान एक दिन में मुकम्मल करते थे। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर हम 3 पारे रोज कर लें तो कम से कम 3 कुरान तो रमजान में मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये मत आप ख्याल करें कि आपको तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती, उसकी कोशिश करें। मैं आपको बताऊं कि जो अटक अटक के कुरान पढ़ता है उसके लिए 2 अजर हैं। एक वो कुरान पढ़ने का, एक कुरान पढ़ने के लिए मेहनत करने का। तो इसलिए ये सबसे बड़ा अमल है कुरान करीम का रमजान में पढ़ना। ये रमजान का महीना है और हमें इसी की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए और इसी की तरफ तवज्जो करनी। बहुत शुक्रिया आप सब, थैंक यू वेरी मच हाफिज मौलाना ताहिर अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की बात हो रही है, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उमूमी तौर पर हमारे यहाँ रिवाज है, वो ये है कि जी आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद कुरान पाक को पढ़ें। कुरान पाक पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी वक्त आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। उमूमी तौर पर ये देखने में ये शिकायत मिलती हैं कि जब हम कुरान पाक पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हमें गुनूदगी आना शुरू हो जाती है। ये उमूमी एक रवैये हैं जो इनिशियली बच्चे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ।
जिससे मैंने सीखा। बहुत सारे ऐसे ख़ूबसूरत किरात करने वाले कारी हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, ख़ास तौर पर सऊदीया से, जैसे मिशार अल राशिदी साहब हैं, अब्दुर्रहमान अस्सदेस साहब हैं, और बहुत सारे मुदब्बर नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो आपको पसंद है। मिसाल के तौर पर मुझे मिशार अल राशिदी साहब की आवाज़ और उनका इल्हाम बहुत पसंद है। मैं सो इल्हान में इतना गुम हो जाता था कि मुझे मज़ा ही बहुत आता था। मैं शायद एक दफ़ा 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा होगा ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद फिर वो शगफ़ ही पैदा नहीं हो सका। इतना दुनिया में, दुनियादारी के अंदर इतना गुम हो गए। लेकिन जब से सूरह मुल्क एक दफ़ा मैंने सुन ली उनकी, और सूरह मुल्क सुनने के बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा फिर मैं गाड़ी में सुनना शुरू हो गया, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ ऐसी कोई रूहानी पावर्स हैं जो मुझे हील कर रही हैं। मैं हर वक्त डिप्रेशन में, प्रेशर में, काम का प्रेशर, ये न्यूज़, वो खबर, ये खबर, मैं रिलैक्स होना शुरू हो गया, काम डाउन शुरू हो गया। मैंने इसको और मज़ीद खोजना शुरू किया तो पता चला कि वाकई कुरान करीम की जो तिलावत है वो नफ्सियाती उलझने जो हैं, यानी नफ्सियात जिस तरह से बन रही है उसके अंदर जो बनी हुई उलझने हैं उसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट है। आप डिप्रेशन में हैं, उसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट है। आपको कोई और इशू है, जिस्मानी इशू है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप बेचैन हैं, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैं कुरान पाक पढ़ता था तो मेरा वो लुकनत थी, जाहिर मैं हाफिज़ तो नहीं हूँ, इतनी मैक्सिमम हिजे जोड़ के पढ़ने की कोशिश करता था। तो मुझे फिर एक ख्याल आया जो मैं आपके आगे गोश गुजार करना चाहता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। वो ये कि मैंने ये मोबाइल फ़ोन लिया, इसके अंदर मिशार अल राशिदी की ऑडियो जो फाइल्स थी वो रख ली, वो सूरह वाइज, और मैंने कानों को लगा ली और मैंने उसको शुरू कर दिया। और वो जैसे ऑन हुआ तो मेरे कानों के अंदर वो आवाज़ गूंजना शुरू हो गई। तो मैं जो वो मिशार अल राशिदी साहब पढ़ रहे थे, मैं उसके पीछे पीछे ही वो कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर सूरह यासीन मैंने शुरू कर दी, फिर सूरह फतह शुरू कर दी, फिर सूरह मुल्क शुरू कर दी, और मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि शायद अब मुझे ज़ुबानी याद हो चुकी है। तो कुरान पाक की तरफ और जैसे जैसे आप इंडल्ज होते हैं, खुदा की कसम हर लफ्ज़, हर दफ़ा पढ़ने के बाद आपको नए से नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपका जहन, आपका विजदान ही खुलना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, रब्बि शिरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे। रब्बि शिरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान की गिरहें खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, मेरे कौल में सदाकत पैदा कर दे। आप सोचे कि आप जब ये बार बार पढ़ते होंगे, मैं बतौर एंकर ज़िंदगी भर जब से सोच संभाली है, मैं ये आयत पढ़ के ही अपनी एंकरिंग स्टार्ट करता था। न जाने कहाँ से लफ्ज़ आते थे, ख़बरें आती थी, एनालिसिस, क्वेश्चन, चीज़ें। आज भी स्टैम्प पर बोल रहा हूँ, कोई पेपर शेपर कुछ नहीं लिखा विखा, तो अब पढ़ रहा हूँ, इसी तरह पढ़ रहा हूँ। तो जिसके सदक़े पे हम खा रहे हैं, उन्हीं के सदक़े का जिक्र करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर रहे हैं हमारे साथ सुलेमान मिनहाज साहब, मुलाहिज़ा कीजिए। शौक़े कुए रसूल रखता हूँ, शौक़े कुए रसूल रखता हूँ, शौक़े कुए रसूल रखता हूँ, सहन दिल में ये फूल रखता हूँ, सहन दिल में ये फूल रखता हूँ, सहन दिल में ये फूल रखता हूँ। आस्ताने रसूल से
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बशीर ख़ान। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनी भी ट्राई की होगी मेरी रेसिपी आपको पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह फीडबैक दिया करें। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है कीमे के समोसे। और कीमे के समोसे के लिए आपको पता हो गया कि जाहिर सी बात है हमें कीमा चाहिए, वो भी मशीन पे जो बारीक कीमा जो होता है वो रहते हैं। बेसिकली होता है कि अगर जब कीमा नॉर्मली हम बनाते हैं तो वो चंक्स वाले चाहिए होते हैं, मगर जब हम फीलिंग करते हैं किसी चीज़ में तो उसको बिल्कुल चॉप बारीक। अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि आपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो कीमे के साथ हम ड्राई मिक्स कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये पूरा मैश हो जाता है। ये देखें, इसमें लहसुन अदरक जो है मिक्स किया हुआ है। तकरीबन ये 1 पाव कीमा है और इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 से 2 मतलब क्लाउज जो है आपका गार्लिक है और थोड़ी सी इसके अंदर अदरक है, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और कीमा हमारा तैयार है। कीमे के अंदर जो मज़ीद जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कीमे के अंदर चाहिए हमें कुटी हुई मिर्च, देखा होगा आपने जो स्पाइसी थोड़ा सा होता है, तो 1 टीस्पून के बराबर हम कुटी हुई मिर्च डाल लें इसके अंदर। और थोड़ा सा इसके अंदर एक ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1/2 टीस्पून के बराबर डाल लें। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल लें। समोसे की रोल और पट्टी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर कीमे के अंदर ये जो हल्दी है इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है और ये कलर भी अच्छा लगता है। दूसरे ये सेहत के लिए और हड्डियों के बोन के लिए बेहतरीन होता है, तो लिहाजा इसके लिए अगर कीमे के अंदर थोड़ा सा अगर स्मेल हो हल्की सी आपको लगे थोड़ी सी स्पाइस हो तो उसके लिए बेहतरीन जो है टर्मरिक पाउडर जो है वो ऐड करते हैं, क्योंकि बीफ की स्मेल जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, इस वजह से बोलो। आप साथ ही हम डालेंगे सॉल्ट हस्बे जायका, तो ऐसी बात है टीस्पून के बराबर, तो हम इसको 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। 2 स्पाइस हमने ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा स्पाइस अगर करना तो रेड चिली पाउडर थोड़ा सा हम ऐड करें, बस। ये 3 चीज़ों से 4 चीज़ें हमारे स्पाइस से बन गए और 1 टीस्पून के बराबर जो है हम ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको साथ ही हम जो है चूल्हा ऐड करेंगे, ऑन करेंगे और इन सबको मिक्स कर देंगे। साथ इसके अंदर ये प्याज हम 1 अदद जो है प्याज चॉप करके बिल्कुल बारीक से ऐड करेंगे। अच्छा, बारीक चॉप प्याज के साथ जो है आप चाहें तो किसी और भी वेजिटेबल्स, मैंने शिमला मिर्च जो है थोड़ा खुशबू इसके बहुत ज़बरदस्त देता है, तो हम चॉप करके थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये देखें, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा मिक्स करने के बाद जो है ना इसको फ्राई करना हमने। जब उसके हाफ फ्राई से ज़्यादा हो जाए तो हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, ताकि वो जो, क्योंकि प्याज अगर इसके अंदर ज़्यादा ही हम इसके अंदर मैश कर देंगे तो इसकी जो है पूरा जो है जब आप फील करके रखते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो प्याज पानी छोड़ने के बाद उसका टेस्ट जो है वो ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ का ख्याल करिए, जब भी आपने प्याज किसी गर्म चीज़ में बनाना हो, फ्राई करना, उसको दोबारा ठंडा में रखना हो, तो उसके लिए एंड में आप डालें ताकि सौते हो जाए, लाइक क्रंची हो जाए, फ्राई ना हो बस। तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा। अब हम उसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह, हीट हमारा थोड़ा तेज़ हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा। ये देखिए, इस तरीके से सारा कीमा जो है ऐड कर देंगे और देते हम टिश्यू पेपर। बिस्मिल्लाह। कीमा क्योंकि बारीक है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। कभी भी आप कीमा को फ्राई करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा चंक्स नुमा चाहिए, क्योंकि बाद में ही कीमे की पट्टी के अंदर जो हमने वो बनाना है। इसके अंदर मांडे के अंदर, मांडा आपको जो है नॉर्मली बाज़ारों में या आजकल के तो बहुत ज़्यादा सस्ती है थोड़ी सी, तो आपको बेकरी में ये मांडा मिल जाएगा, क्योंकि समोसे पकौड़ों की जो स्टॉल है वो लगाना भी इसका बंद है, इसलिए आपको ये बेकरी में मिल जाएगा। इस दफ़ा के थोड़े रेट जो है हाई है, क्योंकि नॉर्मली जो है ये 30-40 रुपये पाव होता था, अभी 50-60 रुपये पाव मिल रहा है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको भून लिया है और भूनने का तरीका ये है, मैंने पेस्ट किया है। अब इसको जो है थोड़ा सा हल्की आंच में छोड़ेंगे और स्टीम होने देंगे, थोड़ा सा स्लो कर लें और इस तरीके से इसको हमने ढक देना ताकि जो उसका जो पानी है थोड़ा सा सही से जूसी नुमा बीफ को बना दे। जब तक कि हम कटिंग करते हैं, बिस्मिल्लाह, एक दरमियानी प्याज लेते हैं। प्याज का तरीका कार ये है, इसके अंदर क्यूब को हम चंक्स के बनाएंगे, तो 3 निशान के बाद इस तरीके से हमें बिल्कुल बारीक चंक्स बनाना है। अच्छा, इसको जो है ना आप बहुत से लोग कहते हैं कि इसको मशीन में डालें, वो मशीन से मतलब ये है जब आप बहुत ज़्यादा
किसी मोटर में किसी चीज़ में प्याज को करते हैं तो बहुत पानी का बन जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा वो। तो हमें चंक्स चाहिए। चंक्स के लिए है कि आप इसको निशान इस तरह दे के और ये बारीक चॉप नुमा बना दें ताकि खाने में भी ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। कीमे के चंक्स भी होते हैं और ये वेजिटेबल भी ऐड करिए। इस तरीके से आपने प्याज को ऐड करेंगे, साथ ही हमें थोड़ा सा चाहिए शिमला मिर्च और थोड़ा सा हम डालेंगे कलरफुल रेड शिमला पेपर। ये देखें, अब हम इसको क्या करें, निशान लगा के इस तरह के चंक्स बना देंगे, यानी थोड़े थोड़े से जो थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो हमें मिलेगा अनियन के अंदर तो और अच्छा लगेगा। ये देखें, इस तरह इसके सीड निकालेंगे हम। सीड निकालने के बाद इस तरह की जूलियन कटिंग कर लें और जूलियन के बाद उसको फिर डाइस में इस तरीके से बारीक चॉप कर लें। ये हमारा वेजिटेबल ऐड हो गया। अमूमन जो है आप लोग ने देखा होगा जो कीमे के उसमें प्याज डलते हैं या तो कैबेज वगैरह ज़्यादा भरा होता है, कभी आप चिकन का भी बनाते हैं, मगर अब ये फ्लेवर इसके साथ पेपर ग्रीन पेपर के डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा और आप कहीं देखेंगे कि बेहतरीन सा इसका फ्लेवर देगा, क्योंकि बीफ की जो अपनी जो अरोमा है उसको भी थोड़ा सा बेहतरीन की रखें। कलरफुल भी हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको प्याज ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा तेज़ करेंगे। ये हमारा कीमे की समोसा इसी की फ्लेवर के अंदर और इसी कीमे के जो आपने बनाया हुआ जो बेस हमने बनाया हुआ है इसको मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वो भी बता देता हूँ आपको। आप इसको ये मांडे की जो कीमे की पट्टी के अलावा रोल की पट्टी आती है तो उसको उस फॉर्म में भी बना सकते हैं। रोल कीमे के रोल जो होते हैं वही बना सकते हैं आप। साथ ही आप कीमे के पराठे जो बनते हैं, कीमे के पराठे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आपने क्या करना है, ग्रीन चिल्ली जो है वो उसके अंदर चॉप करके डाल दें तो कीमे के पराठे के अंदर अनार डाल दें। मकसद कहने का ये है कि एक चीज़ के अंदर 2 in 1 और 3 in 1 का जायका देंगे। एक लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक जब तक कि हमारा जो है कीमा बिल्कुल फ्राई हो रहा है और हम इसको थोड़ा सा स्लो करके दे देते हैं। स्लो आँच में इसको बनाया था क्योंकि फ्राई करने के बाद जो है थोड़ा स्टीम हो जाए, इसलिए हमने इसको ढक दिया था। अब ये देखें कीमा जो है आपका पूरा एक रॉ में हो गया है, वेजिटेबल भी इसके अंदर सौते हो चुके हैं। तो इसको हम करते हैं बंद और इसको करते हैं डिश आउट ताकि हम इसकी फिलिंग करें। कीमे की पट्टी जो है मैंने रख ली है और मांडे जो है आपको नॉर्मली बनाए में मिल जाते हैं, साथ में बड़े क्वांटिटी में भी मिल जाते हैं जिसको पीसेस करते हैं हम। तो रोल शक्ल में भी बना देते हैं और समोसे की पट्टियाँ भी बन सकती हैं। तो ये हम उसको करते हैं अंदर और इस साइड में हम रखते हैं एक और भी कढ़ाई जिसके अंदर हम फ्राई करेंगे। तो इसको पहले मैंने गर्म कर दिया ताकि टाइम भी हमारा बच जाए। अब हम इसको बनाते हैं। मेन जो काम है आपका इस पट्टी को फोल्ड करने का है। इसके अंदर 1 बाइट भी बनते हैं, बहुत छोटी समोसे देखा होगा आपने। तो ये तरीका हमने इसको यूँ रखेंगे। आप मैदे की जो है एक जो थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से आपने बेस बनाना है, इसका लही बनाते हैं और इसको ये देखें ये हो गया। एल शेल में पूरी आपने इसको किनारे में लगाना है इस तरीके से। होता ये है कि या तो इसके अंदर आप पहले 2 तरीके से बना के दिखाता हूँ मैं आपको, एक पॉकेट बना के, एक दूसरा एक पहले ही आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, इस बीफ के अंदर क्या सकते हैं कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ ही बनाना हो तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए बीच बीच में आपको ऑप्शन देता हूँ कि चीज़ें जो बनती हैं उसके बाद दूसरी चीज़ें भी बन सकती हैं। तो ये कहते हैं क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। इस तरह ये आपने किनारे से लगाया इस तरीके से और उसके बाद दोबारा एक आपने बेस इसका बनाया क्योंकि हमने इसको दोबारा फोल्ड करना है इस तरीके से, इसके बराबर कर लिए गए। ये हमारा बेस बन गया, ठीक है जी। इधर फिलिंग आ गई है। अब हमने इसको पैकेट को बंद करना है तो लिहाजा इसके ऊपर लगा दें या हमने यहाँ पर इसको पैक कर देते हैं। इस तरीके से पैक करेंगे। मज़ीद ये जो है आप इसको उठा के ये किनारा इस किनारे से मिला दें। मेन चीज़ जो होती है ये किनारे होते हैं। इस तरीके से आपने इसको ये देखें किनारे बना दिए। अब मज़ीद जो है दोबारा इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा समोसा जो है देखें बेहतरीन सा 3 और 4 फिलिंग जो है आपका
तैयार है। तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसको इस तरीके से पॉकेट बना दें और इसके अंदर फिलिंग करते रहें। दोबारा मैंने इसी तरह एक जगह दे दूँ, दोबारा इस तरीके से आपने पहले इसकी बेस बनाया, लगाया, ठीक है जी, और हमने इसको ये जो है पॉइंट हमने इस तरीके से रख दिया और इसको बना के इस तरह रख सकते हैं आप ना। दोबारा ये पॉइंट आपका किनारा पे चला गया। तो ये पॉकेट जो है इस तरीके से, ताकि टाइम बचे, और इस तरीके बना के रख दें आप। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग, इस तरीके से फिलिंग करते रहते हैं। ये हमारा फिलिंग हो गया। फिलिंग करते हैं, इसमें चीज़ ऐड कर दें, बहुत सी चीज़ें, मतलब जो अपनी मर्ज़ी से भी आप बना सकते हैं कोई चीज़। तो इसको दोबारा हमने बेस बनाएंगे और ये हमारा आएगा इस किनारे पे, साथ में इसको हमने पलट के बना देना है। तो हमारे चारों जो किनारे हैं वो मिलनी चाहिए, मेन चीज़ होती है। इस तरीके से आपने इसको फिलिंग कर दें, ये देखें, फिलिंग कर दें। दोबारा कि जो कमर्शियल बनाते हैं वो इसकी तरह हाथ में रखते हैं और बिल्कुल स्पीड में बनाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना होता है। तो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये किनारा बनाया आपने, उसके बाद इसको दोबारा इस तरीके से आपने फिलिंग करते रहेंगे। बनाने के बाद अच्छा, कीमे का ये होता है कि इसके अंदर आप इसी फार्मूले में, मतलब इसी रेसिपी में चिकन के भी बना सकते हैं आप। ये देखो हो गया। और ये इसको हम दोबारा जो है इससे मिक्स करेंगे। ये हो गया, फ्राई करना है। ये हो गया, ये आ गया। अच्छा, ये एक और जो हम मज़ीद बना लेते हैं, ठीक है जी। 3-4 हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं और इसी के साथ ही जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। बहुत से लोग हाथ में रख के बनाते हैं इस तरीके से, ये देखें। और ये किनारा आप बनाएंगे तो ये इजीली, मतलब कहने का ये हमारा समोसा जो है पट्टी किनारा रेडी है। अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ मज़ीद। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये हमारा फ्राई, ठीक है जी। इस तरीके से आपने फ्राई करना है। थोड़ी देर पहले बना के रख दें ताकि अब कोटिंग, आप ये कोटिंग करते हैं किनारे में से, जब इसकी बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग सही से हो जाए, ताकि इजीली बिल्कुल फ्राई भी हो जाए। ये देखें, समोसे का इनको हटाते हैं हम चीज़ों को। और अब चलते हैं हम एक अपने एनर्जी ड्रिंक की तरफ। बेहतरीन सा ऑल पर दूध और जाम कसी जामशीर के साथ जो है हम बनाएंगे बेहतरीन सा एक एनर्जी ड्रिंक, ठीक है जी। ये देखें, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ मैंने, बहुत ज़्यादा हीट में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हीट रखेंगे आप तो मांडा जो है फ़ौरन जो है वो ब्राउन हो जाएगा और बनेगा नहीं। तो इसका आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए। तो हमें चाहिए ग्लास। अगर ग्लास में अगर आप क्यूब, गर्मी है, गर्मी की चाहिए आपको तो आइस क्यूब ऐड कर लें, वरना जो है नॉर्मल टेम्परेचर के, रूम टेम्परेचर में जो है आप इसको बना सकते हैं, यानी कि दूध के साथ। ये देखें, इस तरीके से हमने फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई का तरीकाकार ये होता है कि बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो, तेज़ भी ना हो, और नॉर्मल टेम्परेचर हो, मगर लाइट सा ब्राउन होने लग जाए तो फिर आप जो है इसको निकाल लें, क्योंकि हमने कीमा जो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, कशी का जाम शीरी हमारे 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही जो है ऑल पर मिल्क जो है हम उसके अंदर ऐड करेंगे। आपने कोई शुगर वगैरह की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, यही इसी के लिए काफ़ी है। तो हम ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मतलब अगर किसी मशीन में बनाना चाह रहे हैं, जूसर में बनाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी फ्लेवर, नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्लेवर मिल्क में भी बना सकते हैं आप। ये हमने ऐड करेंगे, ठीक है जी। पिछली दफ़ा हमने इलायची और दोनों के रेड सिरप के साथ बनाया था, ये देखिए। और जब मिल्क फेंकने के तो पता है आपको कि डॉक्टर भी कहते हैं कि डेली बेसिस पे आपका 1 डे ग्लास आपका होना चाहिए, आपके आयरन के लिए बेहतरीन एनर्जी देता है। ये देखें, इस तरीके से हमने, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हम निकालते हैं इसको, डिश आउट करते हैं। मज़ीद हमें चाहिए एक टिश्यू पेपर मज़ीद, ये देखिए, और हमने पहले से भी एक दो बना के रखे थे ताकि जो है टाइम को बचाने के लिए हम ये आप बना सकते हैं इस तरीके से। ऑयल जो है सही से निकल जाए। हम मज़ीद इसकी टिश्यू पेपर में इसलिए रख दिया है कि ज़्यादा ऑयली जब हो या थोड़ा ऑयल क्योंकि निकालते हैं, जब ये आप फ्राई करते हैं तो इसके अंदर मज़ीद जो ऑयल होता है वो पूरा निकल जाता है। ये इस तरीके से आपने ड्राई करना है और टिश्यू पेपर रखने के बाद जो है आपका जो मज़ीद एक्सेस ऑयल जो होता है वो सारा निकल जाता है। तो हम जो है ये करते हैं ट्राई, और हमारे कीमे के समोसे जो है रेडी हैं, एनर्जी ड्रिंक भी रेडी है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको पसंद आया होगा रेसिपी, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप जो है मज़ीद मेरे पेज पे भी आप जा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें कैसा लगा आपको। या हम करते हैं ट्राई, और हमारा टाइम हो गया है ख़त्म कुकिंग का। तो ये हम निकालेंगे इस तरीके से आपने इसको, और साथ ही चिली केचप या कनौर का जो है अपना केचप दोनों में किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, केचप के साथ बच्चे जो है पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आपने सिंपल केचप जो है वो हमने इसके साथ कनौर का केचप जो है वो इस मौसम के लिए चटखारादार जो है, मतलब मज़ीद जो आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, चटखारे जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए शेफ़ बशीर को, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।